डियर फ्रेंड्स, मेरा जो ये चैनल है ये बैंकिंग ए वाइड नॉलेज के नाम से है और ये चैनल जो है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। मतलब इसमें वीडियो ऑडियो रिकॉर्डिंग करके रखती जाएगी और आपको जब भी टाइम मिले आप इसको आराम से सुन सकते हैं, पढ़ सकते हैं। आज अपन ये बताते हैं पहले तो JIB और CIB क्या है। ये जब कोई आदमी बैंक में लग जाता है एज ए प्रोबेशन ऑफिसर या एज ए क्लरिकल भी, तो क्लरिकल को प्रमोशन के लिए और इंक्रीमेंट के लिए भी, और जो प्रोबेशन ऑफिसर लग जाता है उसको इंक्रीमेंट के लिए और नॉलेज के लिए ये करना ज़रूरी होता है। JIB जो है ये IABF संस्था है, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकिंग एंड फाइनेंस, उसके द्वारा एग्ज़ाम ये कंडक्ट करवाए जाते हैं। JIB है जूनियर एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। सर्टिफाइड का CIB का मतलब है सर्टिफाइड एसोसिएट्स ऑफ इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ बैंकर्स। JIB क्वालिफाई करने पे आपको एक इंक्रीमेंट मिलता है और CIAB क्वालिफाई करने पे 2 इंक्रीमेंट मिलते हैं। अब आज जो हम शुरू करेंगे उसमें सबसे पहले ये बता दूं मैं आपको अपना परिचय। मेरा नाम नरेश कुमार रंगा है। मैंने 39 ईयर्स स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में सर्विस की है और रिटायर हुआ हूँ वहाँ से एज ए ब्रांच मैनेजर। और मैंने CIB हमारे टाइम CIB होता था, CIB बहुत पार्ट्स कर रखे हैं और सर्टिफिकेट इन KYC एंटी मनी लॉन्ड्रिंग और PGDBA पुणे से ये मेरी क्वालिफ़िकेशन है। तो आज अपन स्टार्ट करते हैं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है, जैसा कि आप जानते हैं कि बैंकर्स का बैंक है, मतलब सभी जो बैंकें हैं वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के कंट्रोल में हैं। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है ये इसका जो रेगुलेशन बना, एक्ट बना, वो बना 1934 में और ये एग्जिस्टेंस में है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1935 में, 1 साल बाद। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो 1934 में इसका एक्ट बना, जबकि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट जो है वो 1949 में बना। क्यों इतना टाइम क्यों लगा, जबकि कोई भी बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट तो पहले बनना जाना चाहिए था? उसके पीछे एक सबसे बड़ा कारण ये रहा कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने 1935 से लेके 1940 तक काम किया। तो उसमें 5 साल में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने महसूस किया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को के पे भी कुछ ऐसे नॉर्म्स होने चाहिए जिससे वो अपने अंडर में जो बैंक्स हैं उनको कंट्रोल कर सके, उनकी मॉनिटरिंग कर सके। और सरकार ने भी उस समय ऐसा महसूस किया कि वास्तव में बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट होना चाहिए, ताकि उस बैंकिंग रेगुलेशन के एक्ट से ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटर हो और उस एक्ट से ही दूसरी बैंकें जो हैं वो मॉनिटर हों। तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया RBI जो एक्ट है वो 1934 में बना और बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में बना। बेसिकली बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में जो बना, उससे पहले रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को केवल 2 ही फंक्शन दिए गए थे। एक तो करेंसी इशू करना और दूसरा जो है बैंकों का पे जो नई बैंकें जो खुलती है उनमें लाइसेंसिंग देना। बाकी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के पास कोई फंक्शन नहीं था क्योंकि उस टाइम पे एडवांसेस का पोर्टफोलियो नहीं के बराबर था। केवल बैंकों में जमा को ही प्राथमिकता, प्रायोरिटी दी जाती थी। तो रिजर्व बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के बनने के बाद बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को कई फंक्शंस दिए गए। मसलन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को सबसे पहले ये काम दिया गया कि वो अब जो उनके नीचे जो बैंक्स हैं, कमर्शियल बैंक्स जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के शेड्यूल 2 अनुसूची 2 में वर्णित है जिनका नाम, और वो कौन सी शेड्यूल 2 में वो कौन सी बैंक हैं जिनकी मिनिमम जो कैपिटल है वो कम से कम जो है वो नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ का 750 करोड़ रुपए हो, और नई बैंक खोलने के लिए जो है एक बार 200 करोड़ रुपए हो। तो सबसे पहले तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया कि आप जो है जो बैंक आपके अंडर में काम कर रहे हैं उनमें आप रेशियो मेंटेन करवाओगे। बैंक के अंदर जो अपना रिजर्व बैंक है उसके अंदर 2 रेशियो जो हैं, जो सभी बैंकों के रेशियो का ही अनुपात होता है, CRR एंड SLR। CRR मतलब कैश रिजर्व रेशियो और SLR का मतलब होता है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। कैश रिजर्व रेशियो जो होता है वो सभी बैंकों के जो कैश होता है नेट टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ का 4% फिजिकली कैश के रूप में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया रखती है।
इस बात पे यहाँ ध्यान देना कि कैश रिजर्व रेशियो जो है सभी बैंकें जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर में काम करती हैं, एनबीएफसी नहीं, नॉन बैंकिंग नहीं, ओनली बैंकिंग का काम करने वाली जो बैंक्स हैं, उसका टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज़ का 4% फिजिकली कैश के रूप में रिजर्व बैंक रखती है। और जो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है, जिसको बोलते हैं कि स्टेचुटरी मतलब सांविधिक, मतलब नियम के अनुसार स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, सांविधिक तरलता अनुपात, तरलता मतलब क्या है, लिक्विडिटी। लिक्विडिटी कौन सी एसेट्स होती है जिसको तुरंत अपन बना सकते हैं, जैसे गोल्ड है, कोई सिक्योरिटीज़ है, कोई अपने पास कोई बॉन्ड है जिसको कि अपन तुरंत जो है कहीं से भी उसका पेमेंट ले सकते हैं। तो स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो जो है वो सभी बैंकों के जो टाइम एंड डिमांड लायबिलिटीज होती है उनका लिक्विड एसेट्स में हो गए गोल्ड रिजर्व और आपके गवर्नमेंट सिक्योरिटीज़, गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और गोल्ड रिजर्व, इसका लिक्विड एसेट्स के रूप में रखती है। लिक्विड एसेट्स के रूप में रखती है, कैश के रूप में नहीं, लिक्विड एसेट्स के रूप में। और अभी वर्तमान में CRR जो है वो 4% है, कैश रिजर्व रेशियो, मतलब बैंकों की सारी नेट एंड टाइम लायबिलिटीज़ का 4% है। और SLR जो है, स्टेचुटरी लिक्विडिटी रेशियो, वो सभी बैंकों का जो है गोल्ड रिजर्व और आपके गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ और ये जो गोल्ड बुलियन होता है और आपके गोल्ड बॉन्ड होता है, उन सब का मतलब 18% है अभी इस वक्त। मतलब 4% से नीचे वो नहीं, अगर 4% से नीचे है तो इसका मतलब बैंकों की स्थिति खराब है, उसके लिए रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया एक्शन लेती है। इस तरह से जो SLR है वो इस समय 18% है और SLR 40% तक भी हो सकता है, इस समय 18% है। और ये बैंकों को एक बार दो रेशियो मेंटेन करने के पहले तो ये काम दिए गए। अपन CRR और SLR की बात कर रहे थे, तो अब इसके अलावा बैंकों को जो काम दिया गया, वो बैंकों को, रिजर्व बैंक को जो काम दिया गया वो काम था कि वो डायरेक्ट ट्रांजेक्शन कर सकती है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो डायरेक्ट सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट्स, इनसे जो है डायरेक्ट लेन देन कर सकती है, कैश में भी कर सकती है और ट्रांसफ़र में भी कर सकती है। ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये काम दिया गया। इसके अलावा रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का एक कंपोजिशन बनाया गया, मतलब एक सेटअप बनाया गया कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में जैसे स्टाफ होता है अपने ब्रांचेज में, तो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में स्टाफ क्या होगा, इसमें डिसाइड किया गया कि टोटल 21 डायरेक्टर्स होंगे, 21 होंगे डायरेक्टर्स और एक होंगे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर और 4 जो है डिप्टी गवर्नर होंगे। उसके अलावा जो बाकी जो हैं वो सेंट्रल बोर्ड से, एक रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का अंडर में एक सेंट्रल बोर्ड होता है, सेंट्रल बोर्ड से नॉमिनेट किए जाते हैं। तो कुल मिला के 21 डायरेक्टर्स होते हैं। साथ में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को ये भी डायरेक्शंस दिए गए कि आप जो है एक साल में 6 बार जनरल मीटिंग करोगे, जिसमें डायरेक्टर्स, गवर्नर्स वगैरह सब मॉनिटरी रिव्यू करेंगे कि बैंकों के भी क्या स्थिति चल रही है। तो साल में 6 बार का है, मतलब यूँ समझिए कि क्वार्टर में एक बार समझ लीजिए आप, अगर 6 बार नहीं तो क्वार्टर में एक बार समझ लीजिए। और अभी क्वार्टर का ही है, अभी जो रिव्यू आता है आपके रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का मॉनेटरी पॉलिसी का जो भी है वो हमेशा क्वार्टरली आता है, अप्रैल से जून, फिर जुलाई से सितंबर, इस तरह से। फिर आगे चलते हैं कि रिजर्व बैंक को ये काम दिया गया, आपको जैसे बताया करेंसी इशू का, तो इसके लिए एक रिजर्व बैंक में इशू डिपार्टमेंट बनाया गया, करेंसी इशू डिपार्टमेंट, जिसके अंदर क्या है कि बैंकें जो हैं नई करेंसी प्रिंट करके ब्रांचेज को भेजती है, बैंकों को भेजती है। और जो बैंकों में पुरानी करेंसी पड़ी होती है, जिसको कि अपने सॉइल्ड या म्यूचुअलिटी नोट्स कहते हैं, वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को भेजी जाती है। उसके अंदर सबसे पहले हम ये देखेंगे कि कौन कौन से नोट जो हैं, अगर हम ब्रांच में काम कर रहे हैं, कैश में हैं या बिना कैश काउंटर पे भी अपन को नॉलेज होना चाहिए। देखिए, एक तो धोया हुआ नोट, वास्ट नोट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। बर्ड नोट, अगर जला हुआ नोट है थोड़ा बहुत भी, भले ही उसके नंबर हो, कोई वैल्यू नहीं है। दीमक लगा हुआ नोट, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ऑयली, तेल से सना हुआ नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। आपके
उसके अलावा जो है फेक नोट, नकली नोट, उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अब नकली नोट के अंदर आपको बता दूं कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन है कि नकली नोट जो है कस्टमर को वापस नहीं दिया जाएगा तो उस पर लाल स्याही से 2 ट्रांसवर्सी लाइनें खींच के और फेक की मोड़ लगा के दिया जाएगा। हाँ, तो हम बात कर रहे थे करेंसी की, फेक करेंसी, सॉइल्ड म्यूचुअलिटी नोट्स वगैरह की। इसी में आगे आपको एक समझना ज़रूरी है कि नोटों का लीगल टेंडर क्या होता है। लीगल टेंडर का मतलब ये होता है वो करेंसी, वो नोट्स जो कि बाज़ार में सर्कुलेशन में चल रहे हैं और जिनको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। अर्थशास्त्र में मुद्रा की यही परिभाषा है कि मुद्रा क्या है। मुद्रा वह है जिसको सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त है। तो जब नोटबंदी होती है तो जिन डिनोमिनेशन के नोट्स की नोटबंदी होती है उसके लीगल टेंडर मतलब उसका को जो रातों रात वो जो है चलन से बाहर हो जाते हैं और उनकी वैल्यू हो जाती है 0। इसलिए उस नोटबंदी में जो नोट आउट ऑफ सर्कुलेशन होते हैं उतने की उतनी वैल्यू की करेंसी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को प्रिंट करनी पड़ती है, क्योंकि अगर वो उतनी वैल्यू की करेंसी प्रिंट नहीं करे, नई करेंसी, तो बैलेंस शीट जो है वो रेडिंग में या माइनस में आ जाती है, क्योंकि जो लीगल टेंडर जिनका बंद हो गया या जो करेंसी बंद होगी उसकी वैल्यू 0 हो जाती है। तो 500 का नोट है तो उसकी वैल्यू 0 हो गई। तो इसलिए रातों रात करेंसी मतलब एट द 11th आवर्स या जब भी वो डिक्लेयर होता है नोटबंदी का, उसके नेक्स्ट अगले दिन मार्केट में नई करेंसी आ जाती है। जैसे भी रिसेंटली 2016 में आपने देखा ही था जब ये 1000 का नोट और 500 का नोट बंद किया था। इस तरह से एक चीज़ आपको इसमें और मैं बता दूँ कि 2 रुपये से लेके और जो अभी रिसेंटली जो 500 रुपये का नोट है, ये सारे रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर द्वारा साइंड होते हैं और उसके द्वारा इशू होते हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा। जबकि 1 रुपये का जो नोट है वो वित्त सचिव द्वारा इशू होता है। 1 रुपये का नोट तो आजकल देखने को भी नहीं मिलता, लेकिन आपके पास कभी पुराना नोट कोई पड़ा हो तो 1 रुपये का नोट पे देखना वित्त सचिव के हस्ताक्षर होंगे। इसलिए 2 रुपये के नोट से लेके और जो 500 रुपये का नोट है उस पर लिखा होता है सरकार द्वारा प्रत्याभूत, सिक्योर, गारंटेड बाई गवर्नमेंट। मतलब 2 रुपये से लेके 500 रुपये तक के नोट अगर नोटबंदी हो जाती है उनकी, तो सरकार उसके बदले कस्टमर्स को उतनी वैल्यू की नई करेंसी अवेलेबल करवाएगी प्रिंट करवा के। जबकि 1 रुपये का जो नोट है वो पेपर का होते हुए भी वो कॉइन माना जाएगा, और 1 रुपये का जो कॉइन है मेटल का वो भी कॉइन माना जाएगा, क्योंकि उसमें ये कभी भी नहीं लिखा होता है 1 रुपये के नोट में। आप देखिए कि गारंटेड बाई गवर्नमेंट, सरकार द्वारा प्रत्याभूत, इस तरह से नहीं लिखा होता। और जो 2 रुपये से 500 रुपये तक के नोट होते हैं उनमें ये लिखा होता है आई प्रॉमिस टू पे द बीयर रुपीज़ सो एंड सो, इस तरह से मैं धारक को इतने रुपये अदा करने का वचन देता हूँ। उसमें जो है आई प्रॉमिस मतलब रिजर्व बैंक प्रॉमिस कर रही है, क्योंकि उसके अंदर जो है वो बीयर नोट, वो बीयर इस तरह की अगर वो नोट पड़ा है और किसी को वो मिल गया तो वो उसको यूज़ कर सकता है, वो उसको आगे किसी को भी दे सकता है। वो ऑर्डर नहीं है कि इसका यूज़ यही कर सकता है, वो बीयर नोट है। तो इसलिए ये समझना ज़रूरी है अपने को कि 1 रुपये का जो है वो कॉइन ट्रीट होता है, और 2 रुपये से लेकर और जो हाईएस्ट डिनोमिनेशन के नोट हैं वो रिजर्व बैंक द्वारा गारंटेड होते हैं और उनके लीगल टेंडर होता है। 1 रुपये का जो नोट है उसका वो कॉइन है, उसका लीगल टेंडर से कोई मतलब नहीं है और वो डीमोनेटाइजेशन के अंदर आता भी नहीं है, क्योंकि वो कॉइन ट्रीट होता है। और कॉइन जितने भी होते हैं वो कॉइन जो है अभी अपने पास 10 रुपये का और 20 रुपये तक का कॉइन प्रिंट किया हुआ है, तो ये कॉइन जो है टकसाल में प्रिंट होते हैं। जबकि जो नोट हैं वो नासिक में जो आपके सिक्योरिटी की प्रिंटिंग मशीन है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की, वहाँ ये प्रिंट होते हैं। दूसरी चीज़ इसके अंदर जो है हम आगे ये सबसे बड़ी समझने की बात है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया जो है वो मॉनिटरिंग करने के साथ साथ जितने भी और इंटरनल और एक्सटर्नल फंक्शंस हैं बैंकों के, उनको देखेगी। जैसे कि अगर मान लो किसी की ऑडिट हुई है ब्रांच में, अगर उस ब्रांच की ऑडिट जो है वो उसकी रिपोर्ट जब आती है और वो सही नहीं है, तो उस ब्रांच को उस बैंक को के जो टॉप मैनेजमेंट वगैरह जो है उनसे उनको स्टेप्स लेने के लिए कहेगी,
ताकि अगर वो बैंक किसी भी तरह से घाटे में जा रही है तो कोई भी बैंक जो है इन बैंक्रप्सी, इंसॉल्वेंसी, दिवालियेपन की स्थिति में नहीं आनी चाहिए। किसी भी बैंक का दिवालियेपन की स्थिति में आना ग्राहकों का विश्वास उठना है, एक चीज़। दूसरी चीज़, साथ में उस बैंक की जो जीडीपी, उस बैंक की जो ग्रोथ रेट है और उस कंट्री की जो जीडीपी है, उस कंट्री की जो ग्रोथ रेट है वो बिल्कुल ख़त्म सी हो जाती है, क्योंकि जब ग्राहकों का विश्वास उठ जाता है तो जीडीपी वगैरह उसमें निश्चित रूप से डिक्लाइन आ जाता है। क्योंकि हमारी जो जीडीपी है उसमें जो घर की महिलाओं द्वारा बचत की जाती है ना, उसमें उस बचत का जीडीपी में बहुत बड़ा हिस्सा है। जीडीपी क्या है? ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट। आपके वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स है, तो वैल्यू ऑफ सर्विसेज एंड गुड्स के अंदर जो है वो जो मार्केट में पैसे जा रहे हैं वो तो ठीक है, लेकिन जो हम सेविंग कर रहे हैं वो जीडीपी का ही पार्ट है। चलिए, आपको ये इशू ऑफ करेंसी बताया, अब आपको आगे और चीज़ बताते हैं। जैसे अपन ने अभी पीछे बात की थी करेंसी इशू डिपार्टमेंट, ऐसे ही रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया में एक असेट्स इशू डिपार्टमेंट होता है। असेट्स इशू डिपार्टमेंट वो होता है जहाँ की जो एसएलआर से रिलेटेड होता है। जैसे एसएलआर के जो 18% जो रखे जाते हैं गोल्ड कॉइन के रूप में, गोल्ड बुलियन के रूप में, और गवर्नमेंट अप्रूव्ड सिक्योरिटीज़ के रूप के अंदर रुपी एंड रुपी कॉइन उसके रूप में रखे जाते हैं। इस तरह से ये जो असेट्स इशू डिपार्टमेंट है इसके अंदर ये सारी इनकी वैल्यू जो है वो 200 करोड़ रुपए से कम नहीं होनी चाहिए। और 200 करोड़ रुपए में भी जो आपके गोल्ड रिजर्व, गोल्ड बॉन्ड, इनका जो स्टैंडर्ड किया गया है वो 115 करोड़ रुपए से कम नहीं होना चाहिए। ये लिक्विड असेट्स के रूप में होता है, इसलिए इसका नाम है असेट्स इशू डिपार्टमेंट। इसी तरह से आपके सेक्शन जो 31 है वो बहुत इम्पोर्टेंट है। उसमें स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो आपके नो पर्सन इन इंडिया अदर देन द बैंक एंड सेंट्रल गवर्नमेंट शैल ड्रा, एक्सेप्ट, मेक और इशू एनी बिल ऑफ एक्सचेंज, हुंडीज, प्रोमिसरी नोट और एंगेजमेंट फॉर द पेमेंट ऑफ मनी पेबल टू बीरर ऑन डिमांड और बोरो और take up any sum or sum of money on the bills, hundies or notes payable to bearer on demand of any such person। मतलब जो है ऑन डिमांड या पेबल टू बीरर जो है सेंट्रल गवर्नमेंट और बैंक के अलावा कोई भी आदमी जो है इशू नहीं कर सकता। उसके बाद जो लास्ट एक ऑब्लिगेशन है, वैसे तो ऑब्लिगेशन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को काफ़ी दिए हुए हैं बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के तहत, लेकिन जो लास्ट जो दिया हुआ है उसमें ये है कि वही जो मैंने आपको कॉइन्स वगैरह की बात कही थी और जो रुपी के बारे में जो डिफरेंस बताया था वो है सेक्शन 38, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अंडरटेक नॉट टू पुट इनटू सर्कुलेशन एनी रुपी एक्सेप्ट थ्रू द बैंक, ठीक है, एंड द बैंक शैल अंडरटेक नॉट टू डिस्पोज ऑफ रुपी कॉइन अदरवाइज देन फॉर द पर्पजेज ऑफ सर्कुलेशन। सिर्फ सर्कुलेशन तक ही उसका कॉइन्स का काम है, बाकी काम जो है सर्कुलेशन में कॉइन्स का रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया का कोई नहीं है। तो आज मैंने आपको जो है ये बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 और उसका जो फंक्शंस उसने जो इंटरेस्ट किए हैं रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अंडर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया 1934, ये मैंने आज आपको करवाया। आपका किसी भी प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखें, मैं आपका रिप्लाई दूंगा। कल अपन जो फ्रेंड्स लेंगे नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881, जो कि अपनी पूरी जीवन में जो बैंक में काम करेंगे उसका एक बेस है, एक पिलर है, आधार है। बाकी तो और एडवांसेस वगैरह MSME, SBF, इस तरह से लास्ट में जो है एक ऑब्लिगेशन जो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को दिया गया है वो ये है सेक्शन 38। वही जो मैंने आपको रुपीज़ और कॉइन्स के बारे में जो डिफरेंस बताया था ये मैं पढ़ के बता देता हूँ। सेक्शन 38, द सेंट्रल गवर्नमेंट शैल अंडरटेक नॉट टू पुट into circulation any rupees except through the bank, and the bank shall undertake not to dispose of rupee coin otherwise than for the purposes of circulation।